नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। विधानसभा में परिवार पहचान पत्र के मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सभी गलत प्रथाओं पर अंकुश लगाया गया और पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि अकेले जनवरी 2023 में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने 12,30,000 से ज्यादा नए राशन कार्ड बनाए हैं। पात्र लोगों के घर बैठे ये राशन कार्ड बने हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने परिवार पहचान पत्र को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। ऐसे में सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू किया। परिवार पहचान पत्र के जरिए हमने लोगों का डेटा इकट्ठा करवाया। राज्य का यह अधिकार है कि व्यवस्था परिवर्तन में सुधार के लिए वो कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में आंकड़ों के साथ पीपीपी का डाटा रखा। अध्यक्ष महोदय, कई विषय इसमें आए हैं, जैसे वार्डबंदी का विषय आया, जैसे बैकवर्ड क्लास ए बी, अरे बता रहा हूँ, सारे बता रहा हूँ। बैकवर्ड क्लास ए बी उसका विषय आया, रिजर्वेशन का विषय है, फिर परिवार पहचान पत्र की कुछ बातें आ गई, जनसंख्या आ गई, वोटर्स आ गए। ऐसे कुछ विषय एक एक करके जो हमने इसमें प्रावधान किया उसको मैं स्पष्ट करता हूँ। फिर भी कोई विषय उस बातचीत में रह जाए तो आप उठा सकते हैं, लेकिन जो मैंने कह दिया है इसका मतलब यह है कि हमने उसका प्रावधान पहले भी किया था एक्ट में, वही मैं बताऊंगा, और जो ऑर्डिनेंस में किया वही है। पिछले एक्ट में जो कुछ ऑब्जेक्शन आए थे उनमें भी जो हमने संशोधन करके इस बार एक्ट लाए हैं, एक्ट क्या जो ऑर्डिनेंस है वही एक्ट है एक प्रकार का आएगा, तो ऑर्डिनेंस में हमने पढ़ भी लिया है, वो भी मैं सारे स्पष्ट करूंगा। पहला विषय तो यह है कि ऑर्डिनेंस के अंदर जो बात हमने पॉपुलेशन की कही है, पॉपुलेशन ये फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी FIDR एक रिपोजिटरी है और उसको तैयार किया गया परिवार पहचान पत्र एक्ट के अंतर्गत। और परिवार पहचान पत्र एक्ट के अंतर्गत जो हमने किया है वो हाई कोर्ट से भी क्लियर हो चुका है, उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका हमने एक्ट बना दिया है। एक्ट को जब चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है। जहां तक रिजर्वेशन का विषय है, रिजर्वेशन विषय में सुप्रीम कोर्ट ने विकासराव गावली केस, उस केस में यह कहा कि आदेश दिया कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन किया जाए। और उस ट्रिपल टेस्ट में एक था कि कमीशन बनाया जाए, बैकवर्ड क्लास कमीशन। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया, उन्होंने सारी फाइंडिंग्स अपने हिसाब से की, करने के बाद एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के अंदर एक पेज पर उन्होंने साफ लिखा है रिकमेंडेशन के आधार पर कि हाउएवर बैकवर्ड क्लासेस ब्लॉक ए ऑफ सिटीजन्स आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिटिकल सेटअप। उससे पहले लिखा है द कमीशन हैज कम टू कंक्लूजन दैट बैकवर्ड क्लासेस ब्लॉक बी of citizens are already adequately represented at all political levels from urban local bodies to parliament, so they do not require any political reservation in the elections of urban local bodies municipalities. उसी उन्होंने फिर आगे they require block A के बारे में लिखा है they require the support of reservation in the election of local bodies municipalities for their upliftment and to do adequately participate in grassroots democratic setup। इसलिए ये तो जो रिकमेंडेशन वहां से आई है। अब कितना रिजर्वेशन होना चाहिए इसकी एक रिकमेंडेशन ये है कि जितनी भी किसी एक बॉडी में, क्योंकि बॉडी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकाई है, स्टेट की पॉपुलेशन में नहीं ली जाती, एक बॉडी की इकाई में
जितने परसेंट और BCA की पॉपुलेशन है, जितने परसेंट, उसका 50% ये रिजर्वेशन की जाए। अर्थात कहीं 15% है तो 7%, यानी 7.5 का नहीं 8 कर लिया उसको, वो इफ देयर इज हाफ और मोर देन हाफ इट विल बी काउंटेड एज 1। और इसी प्रकार से जहां कहीं सपोज उदाहरण के लिए अगर 20 सीटें किसी कॉर्पोरेशन में है तो 20 सीटों में कम से कम 5% अगर होता है तब एक सीट होती है, 5% होता तो एक सीट होती है। अब उसका कम होते होते उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि 2% तक एक सीट जरूर रखी जाए, अन्यथा उस फार्मूले से तो 2% अगर कहीं है तो अगर 20 सीटें 20 का 2% 0.4 हो जाता है। अब 0.4 का मतलब है 0। उसमें भी उन्होंने कहा कि 2% भी है तो एक जरूर रख दी जाए। ये एक बल्कि उसका सेव किया गया है उसको कि न्यूनतम 2% पर भी एक सीट जब बनती नहीं है प्रोपोर्शन में, लेकिन दे दी जाए। तो इस नाते से उसको जो रखा। अब आता पहले हमने 2 सीटें की हुई थी कि पहले 2 सीटें थी। उसका एक कारण था उस समय 2 सीटों का कि कल को अगर चेयरमैन का जो पद है वो कहीं उसी क्लास का, जिस क्लास की, बैकवर्ड क्लास की 2 सीटें भी नहीं है, एक ही रह गई, तो फिर जो पार्षदी चुनाव करते थे वो इनडायरेक्ट चुनाव होता था कॉर्पोरेशन का, तो अगर एक रहेगी तो सेम वही बन जाएगा क्या, चेयरमैन। और ये पिछली बार हुआ है, जब ये पिछला चुनाव हमारा जिला परिषद हुआ गुड़गांव का और शायद फरीदाबाद का, एक एक कैंडिडेट आ गया पार्षद, वही चेयरमैन बन गया। तो उस समय ये था कि 2 होने चाहिए डेमोक्रेट सेटअप में, कम से कम 2 आदमियों के प्रति लोगों का एक व्यू तो बने कि 2 में से कौन ठीक है, किसको चुनना है। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये उस समय 2 की गई थी। लेकिन अब चूंकि म्यूनिसिपैलिटीज में चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो गया, इसलिए डायरेक्ट होने के बाद वो जो 2 की बाध्यता उस समय की गई थी वो बाध्यता अब नहीं रही। अब तो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, उन पार्षदों में से तो कुछ चेयरमैन बनना नहीं है, क्योंकि सारे चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन से ही होते हैं। तो इसलिए उस 2 का प्रावधान के रखने की कोई आवश्यकता नहीं रही। अगर 2% का लिमिट नहीं रखें तो नुकसान होगा। 4% होने पर 20 सीटें हैं तो 4 दूनी 8, 0.8% अर्थात 1 सीट। सुन लीजिए, 3% है तो 3 दूनी 6, 0.6 का भी 1%। जैसे ही 3 से नीचे आएगा, 2% आते ही वहां सीट बैकवर्ड क्लास की 0 हो जाती है। हमने फिर भी 2% पर एक सीट को रिजर्व रख के उसको एक प्रोटेक्शन दी है। इसी प्रकार अब आया है कि वार्डबंदी। वार्डबंदी ये तो ठीक है कि वार्डबंदी पॉपुलेशन के हिसाब से होती है, और वार्डबंदी पर बहुत बड़ा भाषण हमारे नीरज शर्मा जी ने दिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है। नीरज शर्मा जी की जितनी ऑब्जेक्शन है, ये सारे ऑब्जेक्शन इस सिस्टम से पहले, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस लागू हुआ है मार्च 23 में, और ये वार्डबंदी के सारे कागज हैं अगस्त 22 के। जो अगस्त 22 में वार्डबंदी होके आई है, वो जो पुराना सिस्टम था उस सिस्टम से होके आई है। और उसी सिस्टम में केवल नीरज शर्मा जी ने बताया था नहीं, इनकी तो बड़ी लंबी लिस्ट है कि कहां कहां पॉपुलेशन कम हो रही है, वोटर ज्यादा हो रहे हैं। आपका ऑब्जेक्शन अगस्त 22 का है, जो ऑब्जेक्शन आप बता रहे हैं वो अगस्त 22 की वार्डबंदी है। अगस्त 22 की वार्डबंदी जो पहले सिस्टम चलता था उसी हिसाब से थी, और उसमें इनके एक ऑब्जेक्शन नहीं है, इन्होंने बड़ी लंबी सूची दी हुई है एक ऑब्जेक्शन की। इसी वजह से सिद्ध होता है कि पहले वाले सिस्टम में कई तरह के फॉल्ट हैं, और ये फॉल्ट खास करके मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। अब वो क्यों है? वो इसलिए है कि ये दोनों शहर बड़े महानगर ऐसे हैं, 3 महानगर हो गए मानेसर मिला करके, कि यहाँ एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और उस फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण से सामान्य जानकारी के नाते भी वहां अगर किसी से पूछा जाए कि बोलो कितने पॉपुलेशन है, तो फरीदाबाद यानी गुरुग्राम में तो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है। 15 लाख से लेकर 35 लाख तक बोलते हैं लोग, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, कभी 25 लाख। क्यों? बहुत बड़ी संख्या में वहां जो लेबर है वो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बाकी स्थानों से भी आकर के काम करते हैं। पॉपुलेशन के नाते आकर राशन कार्ड भी उनके बनते हैं, वो बना लेंगे ही, राशन लेंगे, और रेजिडेंस भी कहने के होता है, और अगर डोर टू डोर सर्वे होता है तो उसमें पॉपुलेशन की मानी जाती है। लेकिन जब वो चले जाते हैं अपने आप वो घट भी जाते हैं। अल्टीमेटली वहां की पॉपुलेशन के आंकड़े हमेशा आप किसी महीनों में कराओगे कुछ होगा, किसी महीने में कराओगे कुछ होगा, सीजन के हिसाब से बदलता रहेगा। ऐसा ही हाल फरीदाबाद का है, और ये शिकायतें वहीं की रहती हैं। इसमें से जो इस ऑर्डिनेंस में लिखा है, जिसका जिक्र आप लोगों ने नहीं किया,
वो बता देता हूं। एक तो जो पॉपुलेशन है ये जो FIDR की है, दूसरा उसमें ये है कि यदि यानी एक स्टैंडर्ड है अपने हरियाणा का भी है, पूरे देश भर का भी है कि 1000 पॉपुलेशन पर 700 वोट की एवरेज है, 700 वोट की एवरेज है। अर्थात अगर 100 वोट हैं तो 140 की वहां जनसंख्या होनी चाहिए। हमने इसमें सिस्टम बनाया कि अगर कहीं FIDR की पॉपुलेशन 100 के पीछे, 100 वोटर के पीछे 140 से कम है, तब तो 100 वोटर के पीछे 140 मान करके तब वार्डबंदी होगी। और अगर कहीं पॉपुलेशन FIDR की 140 से ऊपर है तो फिर जो ऊपर है वो होगी, विच एवर इज हायर बिटवीन द टू। एक FIDR की पॉपुलेशन, दूसरा एज पर वोटर संख्या 140% ऑफ टोटल वोट्स। इन दोनों में विच एवर इज हायर उसको बेस मान करके वार्डबंदी की जाएगी। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वोट कई जगह बन जाते हैं, बनने के बाद वो वहां रहते भी नहीं होंगे तो पॉपुलेशन कम हो जाती है। लेकिन चूंकि ये दोनों विषयों का एक सम्मिलित करके उसका एक प्रावधान बनाया गया है, इसलिए हमने ना तो वोटर लिस्ट को छोड़ा है और ना ही अपने FIDR की पॉपुलेशन को छोड़ा है। विच एवर इज हायर उसको हम करते हैं। दूसरा विषय कि वोटर ये जो है इसका इस FIDR की पॉपुलेशन से या परिवार पहचान पत्र से कोई संबंध नहीं है। वोट बनाने का काम इंडिपेंडेंटली भारत का नागरिक कहीं भी जाके जहां 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने रहता है वो वोट बनवा सकता है। इसमें परिवार पहचान पत्र में ये हरियाणा का डोमिसाइल, उस डोमिसाइल के आधार पर जिसको 15 साल हो गए रहते हुए, 15 साल से पहले का कोई डॉक्यूमेंट उसके पास हो, उसी की परिवार पहचान पत्र बनता है। हाँ, जब हमने 75% रिजर्वेशन का विषय किया था इंडस्ट्री में, उसकी रिजर्वेशन दी थी, उस समय हमने केवल उस एक पर्पज के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा विरोध था कि हमारे यहाँ बहुत से लोग 5 साल 10 साल 2 साल 4 साल से जो काम करते हैं, कई बार उनके बच्चे भी होते हैं, उनको भी हमको उसमें रखना होता है। तो हमने कहा था जो 5 साल भी पहले आ गया होगा उसको भी हम 75% में मान लेंगे, केवल उस एक काम के लिए प्रावधान किया था। इसलिए ये जो विषय है एकदम इतना जिसको कहना चाहिए एक बहुत ट्रांसपेरेंट और फुल प्रूफ सिस्टम है। इसकी अब PPP में कैसे ये बनाया गया कि घर बैठ के बना लिया? बिल्कुल घर बैठ के नहीं बनाया। पहली बात तो इसका बेस, क्योंकि हमारे पास अगर बढ़िया से बढ़िया डाटा कोई सरकारों का उस समय होता है वो होता है PDS का डाटा। PDS में ज्यादातर लोग अपना कार्ड बनवा के रखते हैं, राशन का कार्ड। तो राशन कार्ड के माध्यम से बेस उसको बनाया था, उसके सारा डाटा को ले करके और फिर उसमें जिसने कोई अपना करेक्शन करानी है, कोई उसको ठीक कराना है, जो उसको कोई शिकायत किसी को होगी उसको ठीक किया और डोर टू डोर जाकर लोकल कमेटी बनाई गई, बूथ के ऊपर लोकल कमेटी बनी। उस लोकल कमेटी के आधार के ऊपर उन्होंने सर्वे किया, जैसे वोटों के समय सर्वे होता है, सब जगह जगह जाकर करते हैं। उन्होंने जो कुछ वहां से नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी फिगर, वो उन्होंने नाम लिख करके सब ठीक किया। इसके बाद भी ADC के देखरेख में वहां पर जोनल कमेटी बनाई गई, सेक्टर कमेटी बनाई गई कि जहां कहीं किसी को लगता है कि हमारा कुछ गलत हो गया, ठीक कराना, अपील करनी है, तो लोकल कमेटी के बाद सेक्टर कमेटी, के बाद जोनल कमेटी और अंत में ADC। जो ADC अपने हाथ से जिसको भी जो करता है वो ठीक करता है। केवल एक विषय जिसकी ठीक से सर्वे, मैं उसको मान के चलूंगा कि उसमें गड़बड़ें होती भी हैं। क्यों होती है? उसमें एक विरोधाभास है, इंटरेस्ट का विरोधाभास है। इंटरेस्ट का विरोधाभास क्या है? वो है इनकम। हर आदमी अपनी इनकम को कम करके लिखाने की इच्छा रखता है, क्योंकि अगर मैं इनकम कम लिखाऊंगा तो मैं BPL में आ जाऊंगा, मुझे ये लाभ भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा सब किया जाएगा। अब उसके अंदर सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखाई। जिनका तो डॉक्यूमेंटल प्रूफ हमारे पास था, सरकारी कर्मचारी है, सेंसस के कई हिस्से होते हैं। सेंसस में एक हिस्सा होता है मतगणना। केवल मतगणना सेंसस नहीं होता, सेंसस में आर्थिक स्थिति की भी सेंसस होता है, उसमें जातिगत गणना का भी सेंसस होता है, उसमें और भी बैकवर्ड फॉरवर्ड या कई प्रकार के व्यवसाय के नाते वो भी सब सेंसस होता है। ये सेंसस हमारे यहाँ 2011 में, 21 में होना चाहिए था। लगातार हमारे पास ये आ गया कि अब इसको और एक साल एक्सटेंड किया, इसको और एक साल एक्सटेंड किया कोविड के कारण से। आज भी 2023 आने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम हमारे पास ऐसा नहीं है कि वो सेंसस कब हो रहा है। लगातार हर साल जब भी कभी आवश्यकता पड़ती है पॉपुलेशन की, तो उसको क्या शब्द प्रयोग करते हैं उसको,
प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन को ध्यान में रख करके सारे काम होते हैं। अब एक तो प्रोजेक्टेड है, लगा लिया कि अभी हर साल 1%, 1.2% या कितने परसेंट, जो भी कुछ सिस्टम पिछला बैकग्राउंड से जो हिस्ट्री चली आ रही है उसके हिसाब से प्रोजेक्शन कर करके करते हैं। जब हम उससे बढ़िया एक मेथड लेके आए हैं कि डोर टू डोर जाकर के आज के एक्चुअल समय पर उस पॉपुलेशन को, नहीं डोर टू डोर गए हैं, मैं कहता हूं लोकल कमेटी के 5 सदस्य, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है और कौन किसके घर में गया, और उसके बाद कि आखिर हमने वोटर लिस्ट, जो पिछली वोटर लिस्ट है, इससे पहले की जो वोटर लिस्ट है जिसको बेस बनाया जाता है, उसका 140%, क्योंकि यही इनकी शिकायत में है कि वोट इतने हैं, इतने परसेंट कम हो गया, इतने परसेंट ज्यादा हो गई पॉपुलेशन, तो उस पॉपुलेशन को आधार माना जाता है। लेकिन उसकी एक प्रेजम्पशन होती है, उस प्रेजम्पशन में कि वोट जितने हैं उसका 140%, ये जरूर हम मानते हैं कि इतनी पॉपुलेशन होगी, उससे कम होगी तो उसको बेस नहीं मानते, उससे ज्यादा होगी तो उसको बेस मानते हैं। और वैसे भी ये जो पॉपुलेशन का जो डिफरेंस बार बार आया है, जिसके कारण से झगड़े हुए, ये इलेक्शन कमीशन ने भी इसको इंगित किया है। इलेक्शन कमीशन के भी हमारे पास बहुत से पत्र ऐसे आए हैं कि इसको आप ठीक करिए। उसमें से एक प्रावधान और इस अमेंडमेंट में किया है कि जो 10% से 20% हमने किया है, इसका कारण भी यही है। पहले किसी एक वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर डिफरेंस एवरेज का 10% प्लस 10% माइनस, इसके अंदर बैंड में रखा था। उसी को चूंकि विवाद ज्यादा होते हैं और पॉपुलेशन अदरवाइज काफी होती रहती है, उस 10 को हमने 20% किया है कि अगर कहीं एवरेज कहीं मानो 100 पॉपुलेशन पर एक वार्ड है, अब वार्ड कोई ऐसे घरों के हिसाब से नहीं होता, उसकी सीमा होती है, गली होती है, कोई उसकी सड़क होती है, उसकी रेलवे लाइन है, कोई नाला है, तो एक कंपैक्ट करने के लिए उसका डिफरेंस 20% प्लस 20% माइनस, ये हमने किया इन सबसेक्शन 4, द फिगर 10 द फिगर 20 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो ये सेक्शन 4 किया, और इसी में सेक्शन 5 में बैकवर्ड क्लासेस की जगह बैकवर्ड क्लास ए किया है। दोनों बातें मैंने बताई हैं। इसी प्रकार वो पॉपुलेशन का मैंने आपको बता दिया, और उसका एक उदाहरण भी दिया हमने कि वेयर द पॉपुलेशन एज पर इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी इज 150, द नंबर ऑफ वोट्स इन द वार्ड एज पर द लास्ट पब्लिक सेंसस इज 100, द पॉपुलेशन आफ्टर 140% कम्स टू 140। In this case, population as per family information data repository shall be considered being higher. और उसी हिसाब से अगर पॉपुलेशन 125 है, then 140 would be taken into consideration. तो ये एकदम स्पष्ट इसके अंदर मैंने किया है। इसके बाद यह है कि जब आधा अंक आता है कहीं भी डिवीजन में, अब कहीं 2 से भाग होगा, कहीं 3 से भाग होगा, तो उसमें सिंपल जो एक आज तक चला आ रहा है कि वेयर दिस 0.5 जहां रिजल्टेंट 1.5 है, तो 0.5 या इससे ऊपर दैट शुड बी टेकन एज 1, लेस देन 0.5 दैट शुड बी टेकन टू 0। तो ये एक उसमें जो प्रावधान है कि वो है 50% रिजर्वेशन। किसी भी शहर की टोटल वार्ड की 50% संख्या से ज्यादा ये रिजर्वेशन नहीं हो सकता, और उसमें यदि 50% दोनों को मिलाकर एससी और बीसी ए 50 से इससे कम रहता है तो दोनों को पूरा मिलेगा, और अगर दोनों का मिलाकर के 50% से ज्यादा हो जाता है तो एससी का तो पूरा रहेगा, वो कम नहीं होगा। बीसी का जरूर कम होगा उसमें कि अगर मान लो दोनों मिला के 52% हो जाता है तो 50 के अंदर रखने के लिए फिर बीसी ए का रिजर्वेशन 2% कम होगा, और ऑलरेडी अगर एससी का 50% से ज्यादा है तो जैसा है वैसा रहेगा, उसमें बीसी ए का या बीसी ए का कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार के सारे स्पष्ट इसके अंदर दिए गए हैं, और इसी में अंत में ये लिखा गया कि अब एक्ट में जो आएगा, ये तो ऑर्डिनेंस इसमें नहीं होगा, एक्ट में आएगा, तो इतनी बातें चाहे पॉपुलेशन है, वार्डबंदी है, रिजर्वेशन है, और पीपीपी के द्वारा जो सेंसस का विषय आया है, और उसमें हमने 2 मेथड में से कौन सा लिया है, केवल इतने मात्र चेंजेस हैं। बाकी हाँ, जो 2% का मैंने वो भी बता दिया कि 2% में एक सीट को तो हमने प्रोटेक्ट किया है, अगर वो नहीं करते हैं तो प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती और 0 हो जाती है। परिवार पहचान पत्र के जरिए राज्य की जनता को अनेकों फायदे मिल रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के प्रत्येक परिवार को 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाली सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रहा है या नहीं।
यह परिवार पहचान पत्र संयुक्त तथा अलग परिवारों के लिए तैयार किया जा रहा है। हरियाणा पहचान पत्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती। सरकार द्वारा एक समर्पित पोर्टल हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आरंभ किया गया है। मनोहर सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों के वेतनमान 7,000 रुपए से बढ़ाकर 11,200 कर दिए हैं। बढ़ा हुआ मानदेय अक्टूबर 2023 से लागू होगा। साथ ही चौकीदारों को 4,000 रुपए वर्दी भत्ता और हर 5 साल बाद नई साइकिल मिलेगी। इसके अलावा हर साल लाठी और बैटरी के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने त्योहार पर ग्रामीण चौकीदारों को नायाब तोहफा देते हुए कई अहम घोषणाएं की। अब चौकीदारों को 11,000 रुपए मानदेय व शेयर, 4,000 रुपए की वर्दी भत्ता और हर 5 साल के बाद साइकिल मिलेगी। इसके अलावा चौकीदारों को 1,000 रुपए लाठी और बैटरी के लिए सालाना मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है और सभी सफाई कर्मचारी एवं अन्य वर्करों का मानदेय हर महीने समय पर मिलना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः ही नवीनतम आंकड़े मिल रहे हैं। पीपीपी से बीपीएल राशन कार्ड बनाने, वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना का ग्रामीणों को सीधा फायदा मिल रहा है और नागरिकों में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार गांव की इकाई में अहम कड़ी होता है। चौकीदार से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के अलावा अब शादी पंजीकरण कार्य में भी पूर्ण सहयोग लिया जाता है। उन्होंने कहा कि मृत्यु पंजीकरण की राशि 300 रुपए की बजाय 400 रुपए हर महीने मिलेगी। उन्होंने कहा कि चौकीदारों के मानदेय के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए चौकीदार ग्राम सचिवालय एवं पंचायत घर में ऑनलाइन बटन दबाकर अपनी हाजिरी सुनिश्चित करेंगे ताकि उन्हें मानदेय हर माह समय पर मिल जाए। मित्रों भाइयों, हम आपके साथ पूरा कंसर्न रखते हैं। आप अपने गांव के प्रहरी हैं और केवल प्रहरी नहीं, जागरूक प्रहरी है। ऐसा जागरूक नागरिक जो सबसे पहला नागरिक है गांव का, वो गांव का चौकीदार होता है। कोई घटना हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कुछ अपराध तो दुनिया को दिख जाते हैं, सबको पता लग जाता है जिसने अपराध किया है। उसकी तो शिकायत कोई भी कराता है, वो पुलिस स्टेशन में कोई जाके बता देता है। लेकिन आपकी जितनी पहुंच गांव में है, कुछ गुप्त रूप से किए गए अपराध भी होते हैं। उन गुप्त रूप की जो अपराध की जानकारी आपकी होती है, जिसकी जानकारी आप पुलिस को देते हैं, मैं इसके लिए आपको दाद देता हूं। तो आपका घर घर में है, आप चौकीदार, पहुंच आपकी चौके चूल्हे तक है। जैसे गांव में घर की गृहिणी अपनी चौके की संभाल करती है, आप गांव की चौकी की संभाल करते हैं। पुलिस में थाना होता है और एक चौकी होती है। उस चौकी की भले पुलिस के लोग वहां पहरा देते होंगे, वहां ड्यूटी करते होंगे, लेकिन उस चौकी के असली मालिक बंधु आप हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि चौकीदारों को बढ़ा हुआ मानदेय अक्टूबर 2023 से लागू होगा और नवंबर माह के मानदेय में मिलेगा। इस पर चौकीदार संगठनों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चौकीदारों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 से 45 साल की आयु में किसी भी बीपीएल परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार की ओर से उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसके अलावा 45 से 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को अचानक मृत्यु पर 3 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चौकीदारों को भी आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की राशि का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,80,000 रुपए की आय वाले परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा 3 लाख रुपए तक की आमदनी वाले परिवारों से 125 रुपए राशि हर महीने लेकर 5 लाख रुपए तक का दयालु योजना में स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चौकीदारों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर सेवानिवृत्ति के दौरान एक मुश्त 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा।
इसके अलावा चौकीदारों को ईपीएफ योजना के तहत 12% स्वयं वहन करना होता है और 12% हिस्सा सरकार की ओर से जमा करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गांव नगर निगम में आ जाते हैं, उनके ग्रामीण चौकीदारों को योग्यता अनुसार अन्य पदों पर समायोजित किया जाएगा। ये निर्णय चौकीदारों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ग्रामीण चौकीदार नगर निगम में उनकी योग्यता के अनुसार पदों पर समायोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मृत्यु रजिस्ट्रेशन में मिलने वाली राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है। इसके लिए ग्रामीण चौकीदार कॉमन सर्विस सेंटर पोर्टल पर अपलोड करवाएं। ये राशि उन्हें हर महीने प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इन घोषणाओं के बाद चौकीदार भी काफी खुश नजर आए। हरियाणा भर से चौकीदार के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर उनका आभार प्रकट किया। चलिए इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।